बाप ने 10 साला बेटी को हामला कर दिया तो देखो बच्ची के पेट से 8 बच्चे कैसे पैदा हुए। कराची का वाकया। मैं अपने कमरे में बैठी पूरी तरह रो रही थी और समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो गया है। मैंने ज़िंदगी में आज तक इतने बड़े दुख नहीं उठाए थे। हमेशा मेरे अब्बा ने मुझे लाड प्यार से पाला था और ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मगर आज जो कुछ मुझे सुनने को मिला था वो बहुत ही दर्दनाक था। मुझे मेरी नानी ने बताया कि अब से तुम यहीं रहोगी, तुम्हारी अम्मा किसी और आदमी से शादी कर रही हैं। तुम अपने छोटे अब्बू के साथ रहोगी तो ये मुनासिब नहीं होगा। अब तुम बड़ी हो रही हो। अम्मी मैं बड़ी हो रही हूँ तो क्या हुआ, मैं अपनी अम्मा के साथ रहूँगी। नानी से ज़िद करने लगी मगर फिर अम्मी की रुखसती का वक्त आ गया। मेरी माँ दुल्हन बने लाल जोड़े में किसी और आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर जा रही थी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और चीख कर मैं अपनी माँ को पुकारने लगी थी। किसी सूरत मैं अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहती थी। एक वही तो थी जो मेरा ख्याल रखती थी और बाबा की वफ़ात के बाद किसी ने मेरे कोई नखरे नहीं उठाए थे सिपाही मेरी माँ के। मेरे बाबा ने तो मुझे बहुत प्यार दिया था मगर अब मैं जिस घर में थी वहाँ मेरा कोई अपना नहीं था और नानी की तबीयत तो खुद ख़राब रहती थी। पर मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा भयानक मोड़ अभी आने वाला है और जिसे मैं मुसीबत कह रही हूँ ये तो मुझे जन्नत लगेगा। कुछ दिन के बाद मेरी अम्मा ने नानी के घर का चक्कर लगाया और मैं रो रो कर आधी हो चुकी थी। अम्मा के आते ही उनके गले से लिपट कर रोने लगी। उनके आगे हाथ जोड़ ली। अम्मा खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे इस घर में नहीं रहना। मैं आपको याद कर कर के रोती हूँ। आप कैसी माँ हो जो अपनी बेटी को यहाँ छोड़ दिया है, वो भी गैरों में। मैं अम्मा को अजीब अजीब बातें कहने लगी तो मेरी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। तभी मैंने देखा छोटे अब्बू मुझे गौर से देख रहे थे। मुझे सर से पांव तक यूं देख रहे थे जैसे मैं कोई अजूबा हूँ या जंगल में कोई आया हुआ जानवर हूँ। अब्बा की नज़रें मुझे बहुत चुभ रही थी। आज तक मुझे किसी ने यूँ गुस्से से नहीं देखा था और नानी भी मुझे कोई ख़ास लाड प्यार नहीं करती थी। मगर नानी के घर में कोई मुझे ऐसे घूर कर नहीं देखता था। मुझे छोटे अब्बा से डर भी लगा मगर अम्मी तो थी ना मेरा सहारा। तभी छोटे अब्बा ने अम्मा से कहा कि नसरीन तुम इसे अपने साथ ले चलो, छोटी बच्ची है, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुमने तो कहा था कि मेरी बेटी बड़ी समझदार है मगर ये तो बहुत छोटी सी है, इसे तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए। मैं तो कुछ भी नहीं कहता लेकिन तुम्हें अगर अपने रिश्तेदारों से फुर्सत मिल जाए तो तुम अपनी बच्ची को अपने साथ ले चलो। छोटे अब्बा का एकदम बदलता रवैया देखकर मैं हैरान हो गई क्योंकि मुझे पहले तो नानी ने यही कहा था कि छोटे अब्बा ने तुम्हें कबूल करने को तैयार नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी और ये सुनकर कि छोटे अब्बा मुझे कबूल नहीं करना चाहते। अब मुझे नानी की बात झूठ लगने लगी थी। छोटे अब्बा तो मुझे बहुत गौर से देख रहे थे और उन्होंने मम्मी से ये भी कह दिया था कि तुम इसे अपने साथ लेकर घर आ जाओ, ये हमारे साथ ही रहेगी। मेरे दूसरे अब्बू यानी मेरे सौतेले बाप ने, जिसे मैं छोटे अब्बू कहती थी क्योंकि ये उम्र में कम थे, उनकी उम्र बमुश्किल 40 साल होगी जबकि मेरी अम्मा उन दिनों शायद 35 की होंगी। अम्मी की बेवगी ने अब्बू के साथ उन्हें ब्याने पर मजबूर कर दिया। बहरहाल हम लोग नानी के घर से निकले तो मैं बेपनाह खुश थी। मेरी आंखों में खुशी के सितारे जगमगा रहे थे। मैंने बहुत सारा इंतज़ार किया था अपनी माँ के आने का और अब वो दिन आ गया था जब मैं अम्मा के साथ रहने जा रही थी और छोटे अब्बू मुझसे कहने लगे तुम गाड़ी में आगे मेरे साथ बैठ जाओ, अब तो मेरी बेटी हो और मैं तुम्हें अपने बेटियों की तरह ही रखूँगा। छोटे अब्बा की नज़रें उनके हाथ लगाने का अंदाज़ अजीब सा तो महसूस हुआ मगर मेरी इस खुशी में ये सब कुछ मैं भूल गई और मैं सब कुछ महसूस भी नहीं करना चाहती थी। मुझे मेरी माँ से बहुत मोहब्बत थी और छोटे अब्बा भी मुझे बहुत प्यार कर रहे थे। मेरे लिए इस वक्त यही काफ़ी था। बहरहाल जब हम लोग नानी अम्मा के घर से निकल कर छोटे अब्बा के घर आए, मैंने देखा यहाँ सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक में किचन भी था और दूसरे में अम्मा और अब्बा का बड़ा सा बेड लगा हुआ था जो शायद उनके सोने का था। छोटे अब्बा ने झट से अम्मा को देखते हुए कहा कि अभी तो तुम्हारी बेटी मानो छोटी सी है, ये हमारे साथ भी सो सकती है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अम्मा ने छोटे अब्बा को घूर कर देखा और बोली इतनी भी छोटी नहीं है कि ये हमारे दरमियान सो सके।
मैं इसे दूसरे कमरे में जगह बना दूंगी, कल ही इसके लिए 1500 रुपये की चारपाई ले आइएगा। वैसे भी इस कमरे में कोई चारपाई होनी चाहिए, कोई ना कोई बैठने के लिए आ जाता है। मैं ये घर देखकर हैरान रह गई। नानी का घर तो बड़ा खुला और कुशादा था, लेकिन छोटे अप्पा का घर उन्हीं की तरह था, बस छोटा और सादा सा। मुझे ये देखकर मायूसी तो हुई, मगर यहाँ मुझे अपनी माँ के साथ मुयस्सर था, इसलिए मैं खुश हो गई थी। मुझे छोटे अब्बा कहने लगे कि गली में काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके साथ तुम खेल सकती हो। छोटे अब्बा को मेरे साथ बहुत हमदर्दी हो रही थी और मैं इस बात से खुश भी बहुत थी। मुझे उन्हें जैसा शफीक बाप चाहिए था जो मुझे ज़िंदगी भर खुश रख सके और मेरा ख्याल रख सके। मैं नानी को कोसने लगी। मुझे नानी की बातें बुरी लग रही थी, जो हर वक्त छोटे अब्बा के बारे में बुरी बुरी बातें करती रहती थी। कहती थी कि नसरीन ने पता नहीं किस लफंगे से शादी कर ली है। मुझे तो वो कहीं से भी शरीफ आदमी मालूम नहीं होता। जबकि मैं छोटे अब्बा के साथ बहुत प्यार करने लगी थी। 1-2 दिन में ही मेरी माँ उनके साथ बेपनाह मेरी दोस्ती हो गई। अब तो मुझे अपने बाप की याद भी नहीं सताती थी, क्योंकि छोटे अब्बा मेरे हर चीज़ का ख्याल रखते थे। बाज़ार जाते तो मेरे लिए चॉकलेट, पेस्ट्री, हर तरह की चीज़ लेकर आते। मुझे पहनने को नए नए कपड़े ला कर देते। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझने लगी थी। लेकिन मैं जिस वजह से यहाँ आई थी वो मेरी माँ की रफ़ाकत थी। अभी 1 हफ़्ता ही गुजरा था अम्मी की शादी को कि उन लोगों ने अम्मी से कहना शुरू कर दिया कि तुम वापस से स्कूल जाना शुरू कर दो। मेरी माँ स्कूल में पढ़ाती थी और अपना पैसा कमाती थी, इसी वजह से तो अम्मा ने ये शादी भी कर ली थी। क्योंकि स्कूल में पढ़ाती थी, उन्हें रुपये पैसे की कमी नहीं थी, ना ही उन्हें अपने भाइयों के पैसे या अपनी माँ के घर की ज़रूरत थी। इसी वजह से अम्मा की ज़िंदगी काफ़ी बदल रही थी। अम्मा के लिए स्कूल की नौकरी सबसे बड़ा सहारा थी। अम्मा ने कहा कि मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगी। अब्बा ने भी इस बात पे उनका साथ दिया था। वैसे भी अब्बा खुद बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देने का काम करते थे और मेरी माँ ने इसीलिए उनसे शादी की थी कि वो उनकी उस्तानी होने के रुतबे को ना सिर्फ समझते थे और इज्जत देते थे, बल्कि उनकी नौकरी को भी पसंद करते थे। यूँ अम्मा ने एक ड्राइवर से शादी कर ली और ख़ानदान वालों के मुंह तो बहुत खुले, मगर मेरी माँ को इस बात की कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बहरहाल अब मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती थी। अब्बा बच्चों को छोड़ने के लिए चले जाते और मैं घर में रहती। अम्मा स्कूल पढ़ाकर वापस आती 2-3 बजे तक और अब्बा भी शाम के 6 बजे तक घर वापस आते थे। मेरे लिए अब यह वक्त काटना बहुत मुश्किल हो जाता था। मैं अब अक्सर परेशान रहने लगी। एक दिन मैंने अम्मी अब्बू के सामने ये बात कह दी कि मुझे ये सब कुछ बहुत बुरा लग रहा है। मैं नहीं चाहती मैं किसी भी तरह से भी घर में अकेली रहूँ। मुझे या तो आप लोग स्कूल ले चलें या तो फिर मैं अब्बा के साथ वैन में बैठ जाया करूँगी। अम्मा ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि तुम इस बात की फ़िक्र नहीं करो, अभी मेरे स्कूल में दाखिले खुलने वाले हैं। मैं 1 महीने का बस वक्त है, तुम बस औखा सौखा होकर 1 महीना इस घर में गुजारा कर लो, अकेलेपन को काट लो और उसके बाद मैं तुम्हारा दाखिला स्कूल में करवा दूँगी। लेकिन अम्मा 1 महीने यूँ तन्हा रहना मुझे बिल्कुल डर लगता है, और भी अंधेरे से। मैंने अपनी माँ के सामने सारे गिले शिकवे रख दिए थे और छोटे अब्बू ने बड़ी मज़ेदार बात कही। अरे मानूर, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बेटी, मैं तुम्हें अपने साथ वैन में बिठा लूँगा। जब तक तुम्हारी माँ स्कूल में होती है तुम वैन में बैठी रहना। वैन में बैठी रहोगी तो तुम्हारे लिए बोरियत का काम भी नहीं रहेगा। छोटी छोटी बच्चियाँ मेरी वैन में आती जाती हैं, तुम उन बच्चियों के साथ रहना। और हाँ, वो तो इतनी बातें करती हैं कि तुम्हारा दिल भी उनके साथ लग जाएगा। इसी बहाने अपने स्कूल की लड़कियों के साथ तुम्हारी दोस्ती भी हो जाएगी। 1 महीने के बाद वैसे भी तो तुमने स्कूल जाना ही है। छोटे अब्बा की बात सुनकर मैं खिल उठी थी और बस फैसला कर लिया कि अगले ही दिन से उनके साथ वैन में जाया करूँगी, क्योंकि वैन का माहौल बहुत अच्छा होता था। वैन में सिर्फ लड़कियां होती थीं और एक दूसरे से खूब गपशप करती थीं। मुझे अपना पुराना स्कूल भी याद आता था, मगर अम्मा ने यहाँ आने से पहले मेरा वहाँ से दाखिला निकलवा दिया था। अब मुझे अम्मी के स्कूल में ही जाना था, इस वजह से 1 महीने का इंतज़ार करना था। बहरहाल मैं छोटे अब्बू के साथ अगले ही दिन वैन में बैठ गई। वैन में बहुत सारी लड़कियां थीं। वो सभी बहुत खुश लग रही थीं। वो स्कूल की थीं, उन्होंने रंग बिरंगे यूनिफॉर्म पहन रखे थे, जबकि मैं उन्हें हैरत से देख रही थी। छोटे अब्बू ने मुझे कहा कि तुम आगे वाली सीट पर बैठ जाओ ताकि तुम्हें बोरियत का एहसास ना हो।
तुम्हारी बोरियत तो इनके साथ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगी और आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती होगी। एक एक करके सारी बच्चियां वैन से उतरने लगीं। छोटे अब्बा ने मुझसे कहा कि तुम वैन में बैठी रहो, स्कूल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम सारा दिन गुजारते हैं। मैं तुम्हें थोड़ी देर में आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। वैसे तो हम लोग नाश्ता करके घर से निकले थे, मगर मेरा आइसक्रीम खाने का बड़ा दिल कर रहा था। अब्बा ने एक जगह वैन रोक कर वहाँ से आइसक्रीम ले ली कि बेटी आइसक्रीम मैं तुम्हें आज खुद खिलाऊंगा, तुम देखना तुम्हारे अब्बा तुमसे कितना प्यार करते हैं। और ये कहकर छोटे अब्बा ने मुझे अपनी तरफ कर दिया। बोले कि तुम मेरी गोद में बैठ जाओ, तुम मेरी बच्चियों जैसी हो, तुम्हें आज तक किसी ने गोद में नहीं खिलाया होगा। आज मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से अपनी गोद में खिलाऊंगा। मैं अपने अब्बा के पास जाते हुए कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी, मगर मैंने सोचा कि वो तो मेरे अब्बा हैं, अब्बा बुरे नहीं हो सकते हैं। मैं अब्बा के साथ बैठकर आइसक्रीम खाने लगी, मगर वो दिन बहुत परेशान गुजरा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे पसंद नहीं आ रही थी। मैं अब्बा से कहती भी तो वो हंसकर टाल देते, मुझे प्यार करते, लेकिन अब उनका प्यार करना भी बहुत अजीब सा लग रहा था। वो मेरे नरम गालों को अपने खुरदरे हाथों से ऐसे छूते जैसे मैं कोई रुई का गोला हूँ, और जब मेरे चेहरे को वो गेंद की तरह जैसे दबा रहे होते। मुझे उनका ऐसा करना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मेरी माँ छोटे अब्बू की बहुत तारीफ़ करती थी। कहती थी कि वो तुम्हें अपनी बेटी समझते हैं, कभी भी अपने छोटे अब्बा से बदतमीज़ी नहीं करना, उन्हें अपने अब्बा ही समझना, और जैसे तुम्हारे पहले अब्बू थे तुम्हारे छोटे अब्बू भी वैसे ही हैं, मैं तुम्हें उनसे दूर नहीं भागना। मुझे अम्मा की बातें याद आती थी तो फिर मैं उनके साथ बैठ जाती, लेकिन रफ्ता रफ्ता कुछ था जो कि बदलने लगा। अब दिन के 12 बजे जब बच्चों की छुट्टी होती तो इससे पहले अब्बा घर ज़रूर आते थे। वैन को बाहर गली में खड़ा करते, मुझे लेकर घर आते और कहते कि हमें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। अब्बा के साथ खुशी खुशी मैं घर आ जाती, वो खाने पीने की भी कुछ चीज़ें ले लेते। 12 बजे के करीब जब हम लोग घर से निकलते तो मुझे बहुत अजीब सा महसूस होता था। अक्सर टॉफ़ियाँ और मिठाइयाँ खाने के बाद मेरा सर भारी होने लगता था और यूँ लगता जैसे मेरे सर में बहुत सख्त दर्द है। रफ्ता रफ्ता मेरे जिस्म में तवानाई ख़त्म होने लगी थी। पहले जैसी खुश रहने वाली महानूर नहीं थी मैं। अब मैं बुझी बुझी और खोई खोई सी रहती थी, और अब्बा मुझसे पूछते तो समझ ना आता कि क्या हो रहा है। अम्मा भी मुझसे लाख बार सवाल करती कि बेटी क्या हुआ है, तो वो पहले जैसी नहीं रही हो, लेकिन मैं उन्हें क्या जवाब दे पाती, क्योंकि मुझे इस वक्त कुछ समझ ही नहीं आती थी कि मेरे साथ असल में हो क्या रहा है। मैं इसी तबीयत की ख़राबी की वजह से एक दिन अम्मा मेरे पास ही कहने लगी, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ, क्योंकि तुम्हारी बीमारी तो बढ़ती जा रही है, तुम बदल रही हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी तबीयत कुछ गलत खाने से ख़राब हो गई है। अम्मा की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। मुझे अपना आप वाकई में कुछ दिनों से बीमार लग रहा था, और ये देख कर जैसे अब्बा को सांप सूंघ गया। नहीं तुम रहने दो, अपने साथ ना लेकर जाओ, डॉक्टर के पास लेकर जाना मेरा काम है, तुम्हें अस्पतालों के माहौल का नहीं पता, मैं खुद लेके जाता हूँ। अब्बा की बात सुनकर मैं रोने लगी थी। नहीं अम्मा, मैं आपके साथ हॉस्पिटल जाऊँगी। मेरी बात सुनकर अब्बा ने मुझे गुस्से से घूरा, बोले तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं ही तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा, समझ आई। अम्मा की तरफ देखकर अब्बा ने जब गुस्से से ये बात बोली तो मेरा दिल मज़ीद कांपने लगा। मैं अब्बा के साथ अस्पताल नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो अब्बा जो मुझे हर वक्त तंग करते थे, मेरे साथ ऐसी ऐसी बातें करते जिनकी वजह मुझे समझ तो नहीं आती थी, लेकिन उनकी नज़रें मुझे चुभने लगी थी। उनके साथ मुझे बाहर जानते हुए डर लगने लगा था। वैन में बैठकर तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने मुझे पिंजरे में कैद कर दिया, और मुझे नानी के घर की शदीद याद आती थी, मगर वहाँ जाना मुमकिन नहीं था क्योंकि नानी का घर काफ़ी दूर था। बहरहाल उस दिन दोनों में बहस होगी। अम्मा ने कहा कि मैं अपनी बेटी को खुद डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, मगर अब्बा तो उनके शौहर थे, जाहिर है उन्होंने आखिर में अपनी ही बात मनवा ली। और अब मुझे अब्बू से मज़ीद डर लग रहा था, क्योंकि मैंने अपनी माँ के सामने रोककर उन्हें भी शक में डाल दिया था। बहरहाल हम लोग घर से निकले। अब्बा कहने लगे कि हम वैन में ही अस्पताल चलते हैं, वो तो बहुत बड़ी थी, उस पर मेरे ख्याल में तो ज़्यादा खर्चा आता था। मैंने कहा हम किसी रिक्शे में चले जाते हैं, पर अब्बा हमें गए हुए ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, मैं तुम्हें वैन में ही लेकर जाऊंगा। जब घर में अपनी गाड़ी मौजूद है तो फिर बाहर जाने की क्या ज़रूरत है।
मुझे अब्बा की इस हरकत से भी अब उलझन हो रही थी, मगर क्या करती। मेरी माँ घर पे बेचैन थी। वो तो जब मैं घर से निकली तब भी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और जाहिर है मेरा बदलता हुआ रवैया भी उनके लिए परेशानी का बायस बना हुआ था। हम लोग जैसे ही जाकर वैन में बैठे, मेरे बाप ने मुझे गुस्से से देखा, फिर मेरे चेहरे को अपने हाथों में दबाकर सख्ती से बोला, आज तूने अपनी माँ के सामने मुझसे नफरत का इजहार किया है। दोबारा मेरे साथ कहीं भी जाने से इनकार मत करना। अगर इससे ये लग जाएगा ना कि मैं तुम्हारे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करता हूँ जो कि मैं नहीं करता, तो मुझसे नफरत करेगी। तुम साबित क्या करना चाहती हो उसे कि मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं समझता? अरे कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे अपनी बिल्कुल भी। सहेलियों को देखो, क्या उनका बाप भी ऐसा है मुझे ऐसा जो उन्हें इतनी सारी चीज़ें ला कर देता हो? अब्बा का ये रूप मैंने आज से पहले नहीं देखा था, क्योंकि मैंने कभी भी अब्बा के ख़िलाफ़ जाकर कोई बात नहीं की थी। मगर अब मैं डर गई थी, सहम गई थी, इसलिए मैंने इसी वक्त चिल्लाना शुरू कर दिया, अब्बा मुझे माँ के पास जाना है, खुदा के लिए मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। मुझे रोता देखकर मेरे बाप को बहुत गुस्सा आया। उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा और बोला, आज मैं तुम्हें वहाँ जाकर छोड़ूंगा जहाँ से कोई कभी वापस नहीं आता। और मारे डर के मेरी तो आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं तो खौफ के मारे कांप रही थी। मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा बाप मुझे कहाँ लेकर जाएगा। अगर ऐसा हुआ कि मेरा बाप मुझे किसी दूर दराज जगह पर ले गया तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी और वापस कैसे घर आऊँगी? बहुत सारी सोचें थी जो मेरे जहन में थीं और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। अगर अपने बाप से छुटकर भाग भी जाऊं तो कहाँ जाऊंगी, क्योंकि जाहिर है मैं इस शख्स का मुकाबला तो नहीं कर सकती थी। मैं कमज़ोर 10-12 साल की बच्ची थी। मैंने रोना धोना शुरू कर दिया था, मगर सवाए रोने धोने के मेरे पास और कुछ भी नहीं था। बहरहाल हम लोग थोड़ी ही देर में अस्पताल पहुंच गए। मेरे अब्बा ने मुझे आखिरी बार पूछा तो डॉक्टर कुछ नहीं बताई कि समझ नहीं आई उन्हें। और उसने ये पूछ लिया कि तुम किसके साथ रहती हो, तो अब्बा के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोलना। मैं चूँकि उस वक्त डर गई थी, मैंने सोच लिया था कि मैं अब्बा के बारे में कोई बात नहीं करूँगी। अब्बा मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मुझे चेक करने के बाद अब्बा को मशकूक नज़रों से देखा और पूछा कि अभी इसके आप क्या लगते हैं। अब अब्बा ने जो जवाब दिया वो सुनकर मुझे सख्त हैरत हुई। जी मैं तो इसका कुछ भी नहीं लगता, मेरी पड़ोसन की बेटी है। बेचारी अभी बहुत सख्त परेशान थी, कहने लगी कि मेरी बेटी को जाकर चेक करवा दो। मैं तो इसे अपने साथ ले आया, वरना मेरे लिए तो और भी बड़े काम थे घर में, तो मैं इसके साथ आ गया हूँ। कोई मसला है क्या? आप दवा लिख दें, मैं ले आऊँगा। अब्बा अनजान बनते हुए बोला तो उस औरत ने कहा कि मैं इस बच्चे की माँ से मिलना चाहती हूँ। अजी माँ तो खुद बीमार है, उसका शौहर भी बिस्तर पे पड़ा खांसता रहता है। अगर वो खुद यहाँ चलकर आने के काबिल होते तो मुझे क्यों भेजते? आप चेक करके दवाई दे दें। डॉक्टर ने जो बात आगे से बताई वो बहुत खौफनाक थी। मगर आपकी बच्ची तो माँ बनने वाली है। जिसकी भी बच्ची है उसके साथ जुल्म हो रहा है। अगर किसी को भी इस बच्ची का एहसास होता तो आज इसकी ये हालत ना होती। ये कैसी बातें कह रहे हैं डॉक्टर साहिबा, ये बच्चे तो बहुत छोटी है, इसकी तो अभी इन कामों की उम्र ही नहीं है, फिर इसे कैसे कह सकती हैं आप? ज़रूर कोई गलत फहमी हुई होगी, आप दोबारा चेक करें। अब्बा ने उन्हें ये बात बताई। फिर वहाँ से उन्हें इन्हीं बातों को मना करने लगी। मेरा दिल चाहा कि मैं चीख चीख कर डॉक्टर को सब कुछ बता दूँ, मगर मेरा दिल कांप रहा था। उस वक्त मैंने देखा था कि अब्बा फ़ोन पर टिक टिक किसी को मैसेज करने में मसरूफ़ थे और अब्बा की कोशिश यही थी कि वो अपने किसी दोस्त से रब्ता कर लें। मैं कुछ नहीं बोली थी, मगर डॉक्टर रक्षंदा को इस बात का अंदाज़ा हो गया था ये शख्स मेरे घर के साथ रहने वाला कोई पड़ोसी नहीं, बल्कि कोई ऐसा रिश्तेदार है जो इस गुनाह में बराबर का शरीक है। मैंने अपने चेहरे से ये ज़रूर जाहिर किया कि मैं डरी हुई हूँ, मगर अब्बा ने खौफ की वजह से मैं कुछ बोली नहीं। तभी डॉक्टर रक्षंदा ने एक अजीब बात कही। अब्बा से कहा कि आप मेरे पास आइए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आपका एक अल्ट्रासाउंड दिखाऊंगी, जिसके बाद आप इस बात का यकीन करने पे मजबूर हो जाएंगे। अब्बा ज़ाहिर है ये बात सुनकर परेशान तो हो गए थे। डॉक्टर रक्षंदा के बुलाने पर वो अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में गए और डॉक्टर रक्षंदा बोली कि आप ये जानते हैं कि आपकी बेटी 8 बच्चों की माँ बनने वाली है। इसके पेट में तकरीबन 8 बच्चे हैं
और ये 8 के 8 सेहतमंद बच्चे पैदा होने के लिए हैं। अभी कुछ ही महीनों का वक्त चाहिए। ये बात अब्बा से हजम ही नहीं हो रही थी। अब्बा उन बच्चों को अल्ट्रासाउंड वाली मशीन में देखना चाहते थे। उसने कहा कि वो ऐसा करेगा कि उन बच्चों को देखने के बाद ही कोई फैसला करेगा। कोई उसे किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा। डॉक्टर रक्षंदा ने उन्हें एक अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में ले जाने के लिए कहा और साथ मुझे भी कहने लगी कि तुम भी अल्ट्रासाउंड की मशीन के कमरे में आओ, तुम्हारा अल्ट्रासाउंड होगा। 2-3 कमरों से गुजरते हुए हम जिस जगह पर पहुंचे, ये तो एक बिल्कुल खाली कमरा था। डॉक्टर रक्षंदा ने एक स्क्रीन वहाँ पर रखी थी। अब्बा से कहा कि अब आप इस पर देखते रहिएगा, मैं दूसरे कमरे में जाके बच्ची का अल्ट्रासाउंड करूँगी। डॉक्टर रक्षंदा ने यह कह के कमरे को ताला लगा दिया और बाहर आ गई। मैं उसे देखती रह गई थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि डॉक्टर रक्षंदा क्या चाहती हैं और क्या करना चाहती हैं और क्या करने लगी हैं। वैसे तो मुझे खुश होना चाहिए था या परेशान होना चाहिए था। मैं 8 बच्चों के बारे में सुनकर दंग रह गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस बात पर मैं क्या करूं। क्या मुझे परेशान होना चाहिए? बच्चे तो अल्लाह की रहमत होते हैं, मगर मुझे सच पूछे तो पेट में इतना बोझ महसूस नहीं हो रहा था जितना डॉक्टर चंदा बता रही थी। बहरहाल थोड़ी देर के बाद डॉक्टर चंदा के कमरे में से आवाज़ें आने लगी हैं। वहाँ दरवाज़ा अब्बू पीट रहे थे क्योंकि दरवाज़ा तो डॉक्टर चंदा ने बंद कर दिया था। मज़ीद 15 मिनट गुजर गए। अब्बा ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा था, मगर डॉक्टर रक्षंदा ने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया और 15 पर कॉल करने के बाद पुलिस को क्लिनिक के अंदर बुला लिया। अस्पताल से मलहका उस क्लिनिक में खुफिया कैमरा था जो कि मेरा काम आ गया। डॉक्टर रक्षंदा पुलिस को सारी बात बता चुकी थी और पुलिस को देख के मेरी भी हिम्मत बढ़ी। मैंने भी पुलिस को सब कुछ, सारी बातों का इजहार सच सच कर दिया। तब डॉक्टर रक्षंदा ने मेरे अब्बा को पुलिस के हवाले कर दिया था। वो अपनी असलियत का दिखा देगा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने कम वक्त में मेरी माँ जिस शख्स पे भरोसा करके शादी कर रही हैं, वो अपनी असलियत इतनी जल्दी दिखा देगा। पुलिस मेरे अब्बा को लेकर चली गई। मैंने डॉक्टर से पूछा कि जो बात आपने बताई है क्या वो सच है? उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया, मुझे गले लगाकर बोली ये सच नहीं था। तुम्हारे बाप को अंदर ले जाने का एक बहाना था। शुक्र करो कि तुम्हारा बाप इस बहाने में आ गया, क्योंकि वो चोर था और चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। मैंने तो पहले ही देखते ही उसे पहचान लिया था कि ये तुम्हारा बाप है। सौतेला या सगा मगर था तो बाप ही, वरना कोई भी औरत अपनी बच्ची को यूं किसी अजनबी आदमी के साथ अस्पताल क्यों भेजेगी, वो भी जब वो हामला हो, इस तरह का हो और बच्ची पहले भी किसी जुल्म का शिकार हो चुकी हो। तो फिर माँ बहुत मोहतात हो जाती है। डॉक्टर रक्षंदा की बात बड़ी अक्ल और समझ वाली थी। मैं जब घर पहुंची मैंने अम्मा को सारी बात बता दी थी, मगर सबसे ज़्यादा हैरत का झटका मुझे अम्मा के रवैये से मिला था। कहने लगी तुम नानी के घर ही ठीक थी, तूने मेरा घर तबाह कर दिया, तू मेरी दुश्मन है। समझ नहीं आता मेरी माँ ने ये अल्फाज कैसे बोले थे। खैर आज से इस बात को काफ़ी अरसा गुजर गया है। मुझे अपनी माँ, अपने सौतेले बाप का रवैया ज़िंदगी भर इंसानियत पर भरोसा नहीं करने देगा।